नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में पुनः उसी क्वेश्चन पर बात करेंगे जो जिस तरह के पिछले वीडियो में बात किए थे, जिसमें 5 कथन दिए गए थे और कौन कथन सही था और कौन कथन गलत था, उस कथन को चयन करना था। उसी तरीका से, उसी सिद्धांत पर आज जो क्वेश्चन है सेट किया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के उल्लेख कर रहा है कि प्रावधानों पर विचार करें। तो कौन प्रावधान जो है कि सही है और कौन प्रावधान गलत है, तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और देश की अबाध रूप से मानने, अबाध का मतलब होता है बिना किसी के प्रेशर से, बिना किसी बाध्यता के, अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है। तो ये जो है कि आर्टिकल 25 यही कहता है कि आराम से अपने मन के आधार पर अपने यह स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपने उसके अनुसार जो धर्म चाहे वो धर्म मान सकता है। इसके लिए संविधान पूरा छूट देता है। आर्टिकल 25 के तहत सिखों द्वारा कृपान धारण करना और लेकर चलना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही धार्मिक अंग का हिस्सा माना गया है। ये भी सही बात है। अनुच्छेद 26 नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, जिससे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, संपत्ति अर्जन का अधिकार है। आर्टिकल 26 यही कहता है कि कोई भी नागरिक हो अपने धर्म के आधार पर वो धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकता है और उससे संपत्ति अर्जन कर सकता है। आर्टिकल 26 के तहत 27 कहता है कि अनुच्छेद 27 स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया जाए। मतलब सरकार ऐसा किसी को प्रेशर नहीं दे सकता है कि किसी धर्म के लिए, किसी मंदिर मस्जिद के लिए टैक्स वसूला जाए। ऐसा कोई जो है कि बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 27 यही बात बताता है, ये भी बात सही है। और ये 26 आर्टिकल भी स्थापना और संपत्ति अर्जन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? 28 के अनुसार राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में, कोई शिक्षा संस्थान में, है ना, यानी सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा है, राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान यानी सरकारी विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात बताता है आर्टिकल 28। तो इसमें से जो 25 से लेकर के 28 तक का अधिकार दिया गया था, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत आता है, वो चीज में हर एक पॉइंट जो है सब सही रहा। इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर 5 टिक करेंगे। 1, 2, 3 और 5 सभी सही रहे। नेक्स्ट, अरे यार, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए गवर्नर जनरल और उनकी संधियों, नीतियों के युग्मों पर विचार करें। कहा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी। सही बात है ना? लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? सहायक नीति लाया था, जिसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। कब स्वीकार किया गया था? 1778 में पहला राज्य। ये पूछा क्या? नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हाँ, 1798 में मिस्टेक हो रहा था यहाँ।
98 में क्या था, हैदराबाद अपनाने वाला, स्वीकार करने वाला पहला राज्य था भारत का, है ना। उस समय राज्य का संज्ञा दिया गया था हैदराबाद। तो यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए, है ना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि नीति लाई थी। तो ये बात सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 समाप्त हुआ था और दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुगौली के संधि पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16 में समाप्त हुआ और दोनों के बीच सुगौली की संधि हुआ। क्या हुआ, सुगौली की संधि। तो पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के समाप्त होने के बाद सुगौली की संधि हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या बोलेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 16 में। आगे है विलियम बेंटिंक, जो कि बात सही है। विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 नियम पारित किए। में कितने नियम है, 10 और 12 नियम पारित किए। इस कुप्रथा को अवैध घोषित किया। देखो यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पारित किए, जो कुप्रथा को अवैध घोषित किया। कुप्रथा को क्या किया, अवैध घोषित किया। कौन किया, लाया कौन था, सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम 1829 में लाया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना। इस कुप्रथा को अवैध घोषित किया गया, यानी विलियम बेंटिंक ने इसको क्या किया, अवैध घोषित किया। सही बात है, अवैध घोषित किया। आगे है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत का सिद्धांत लागू कर सतारा, संबलपुर, है ना, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसी रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। सतारा, है ना, ये चीज बताए हैं, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे रियासतों का विलय किया, है ना, डलहौजी ने। ये लाया था व्यापकत नीति का सिद्धांत, और लॉर्ड डलहौजी ने लाया था सहायक संधि है कि नीति लाया था। और यहाँ पर है कि ये बात सही है, लॉर्ड डलहौजी 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ये बात सही है, कुशासन का आरोप लगाया था। आउटरैम रिपोर्ट, है ना, आउटरैम रिपोर्ट लगाकर, यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर। यहां पर सब बातें क्या है, सही है ना। यहां पर भी सब बातें क्या है, सही है। मध्यकालीन भारत के विजय साम्राज्य, मध्यकालीन भारत के विजय साम्राज्य 1336 से 1646 की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उन्नति पर विचार करना है। यानी कि हम देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य, क्या देख रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। टाइम लाइन क्या है, विजयनगर साम्राज्य का टाइम लाइन क्या है, 1336 से 1646, 1336 से 1646। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न हम ढेर मनी यहाँ पर लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जितना मैक्सिमम याद कर पाए मामला सही हो जाएगा, फिर जीके बहुत पकड़ बन जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर
एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसकी राजधानी हम्पी थी। इसके महान शासक कृष्णदेवराय तुल्लु वंश के दरबार में तुल्लु या तेलुगु वंश के दरबार में 8 तेलुगु, तुल्लु वंश था, उसमें तेलुगु कवि रहते थे, है ना। तेलुगु कवि की एक मंडली रहती थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यहां पर है कि महान शासक कृष्णदेवराय तुल्लु वंश के दरबार में 8 तेलुगु कवियों की एक मंडली रहती थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इनके महान शासक कृष्णदेवराय, ये बात भी सही है। आगे कृष्णदेवराय ने तुलुग में जिसको तेलुगु में, है ना, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में तेलुगु भाषा में, नाम है तेलुगु भाषा है तेलुगु, तेलुगु में अमुक्त माल्याद, क्या बोलेंगे, अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी, है ना। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। और यहां पर है कृष्णदेवराय महान शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के, उसमें 8 दिग्गज होते थे, मतलब तेलुगु भाषा वाला, इनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। अष्ट मतलब 8, है ना। आगे है विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर व्यवस्था, जिसको सैन्य सामंतों को भूमि आवंटन, ये क्या करता था, जो सैनिक था उसको भूमि आवंटित करता था। साफ लिखा है कि सामंतों को भूमि आवंटन और आयर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन मुख्य आधार थी। यहां पर ध्यान देना है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात भी सही है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर व्यवस्था, क्या बोलेंगे, नायंकर व्यवस्था और आयर व्यवस्था मुख्य आधार थी। तो नायंकर व्यवस्था सैन्य सामंतों की भूमि आवंटन करना इसका कार्य था, सैन्य सामंतों को भूमि आवंटन करना, और ग्रामीण प्रशासन का यानी आयर व्यवस्था जो था ग्रामीण प्रशासन की मुख्य आधार था। ये बात सही। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में और फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आए थे। तो कब किसके काल में आए थे, प्रश्न यही चलते ना लगता है कहां से प्रश्न पूछ रहा है, पढ़ते कुछ और है, कभी कभी प्रश्न कहीं से और आ जाता है। तो इटली की यात्री था, यहां हम जब बता रहे हैं ना तो सुनो, अब बोलने का प्रयास करो, अब फिर जाकर के तुम पढ़ो कहीं किताब से टूट लगाओ, सच बात यही है। वहां मिलेगा ना तो एक आत्मा करेगा, अरे भाई हम पढ़े हैं कहीं, और जैसी लगेगा कि हम पढ़े हैं तो तुम बात वहां पर ही से याद हो जाएगा वो चीज। अगर ये पढ़ेगा ऐसे नहीं ना तो फिर याद नहीं होगा, अपने से पढ़ेगा लगेगा कि अनजान चीजें। तो यहाँ पर यही है। इटली की यात्री निकोलो कोंटी, क्या नाम देंगे, नाम भी देखता है कितना कठिन है, जो दिखता नहीं है नाम, निकोलो कोंटी, और यही दिख जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर तो ढूंढ ही रहा होता है कि कहां से इतिहास में उठाए, जो सब पढ़ रहा है वो छोड़ रहा है, वहां से चलो निकालते हैं क्वेश्चन, ये चीज होता है। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में और फारस का राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में, है ना। तो देवराय प्रथम के काल में कोंटी आया, देवराय प्रथम के काल में कोंटी, और देवराय द्वितीय के काल में रजाक। पहले कोंटी तो फिर दूसरा में रजाक, पहला में कोंटी तो दूसरा में रजाक,
है ना। ये कब आया था? इटली की यात्री है, दोनों कोंटी और नहीं नहीं नहीं, इटली की यात्री कोंटी है और फारस की राजदूत जो है कौन है? रजाक है। ये चीजें है। और विजय कहाँ आए थे? विजयनगर। विजयनगर की राजधानी कहाँ हुआ है? हम्पी रहा है। और दो भाई तुंगभद्रा नदी पर क्या किया है? स्थापना की है। तो ये बात क्या है? सब सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत के गुप्त काल के सांस्कृतिक वैज्ञानिक और प्रशासनिक विकास क्रम पर विचार करना है। यानी गुप्त काल पढ़ रहे हैं। गुप्त काल के सांस्कृतिक वैज्ञानिक और प्रशासनिक विकास कैसे कैसे इसकी सांस्कृतिक क्या रहा, वैज्ञानिक किसमें किस तरह से आगे निकले और इसकी प्रशासनिक सेवा क्या रहा, इस पर क्रम बाई क्रम देखना होगा। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, धनवंतरी और अमर सिंह जैसे 9 रत्न निवास करते थे। तो गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में 9 गो रहता था, वहां पर भी 9 रत्न यहाँ पर भी रहता था बाबू। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहता था ना, उसी तरह से चंद्रगुप्त के काल में भी 9 रत्न रहता था। जैसे कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, इस तरह से 9 रत्न रहते थे वहां पर भी। प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। खगोल आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की, जिसमें उन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यही बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। और सूर्य ग्रहण का सही कारण समझाया था, और सूर्य ग्रहण होने का सही कारण समझाया था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। जो बहुत साफ लिखा है। हाँ, यहाँ पर हम सही करते चलेंगे, ये बात सही है। और यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि कौन बात गलत है ये भी तो चेक करना है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राजा रहे जो बहुत ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, है ना। तो क्या बोलेंगे? गुप्त राजाओं के द्वारा किया गया। और अभिलेखों में दिनार कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? दिनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ। यह कई बार प्रश्न पूछा है कि जो मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ है ना, किस काल से हुआ है? तो क्या बताएंगे? गुप्त काल से हुआ है ना। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। क्या है? झांसी में एक मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उदाहरण के लिए दे रहा है, बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। जो ये मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल में बनाया गया मंदिर है। और ये कह रहा है कि जो मंदिर निर्माण के जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो गुप्त काल से हुआ है। इसी काल में अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 चित्रशला भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। 16 में है मरणासत्र राजकुमारी का चित्र। यहाँ पर देखेंगे कि राजकुमारी का चित्र, या वहां पर देख रहे हैं चित्रशाला के विभिन्न चित्र भित्तियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अजंता की गुफा की निर्माण किया गया है ना यहाँ पर। तो बात मिला जुला करके सब बात क्या है? प्रशासनिक और वैज्ञानिक कारण ही दे दिया। आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया वैज्ञानिक कारण हो गया, सांस्कृतिक कारण नीचे दे दिया, और देखा विकास का क्रम यदि देख रहे तो गुप्त जो निर्माण हो रहा है विकास का क्रम ही दिख रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे थे विकास का क्रम क्या। बिहार की खनिज संपदा और संबंधित औद्योगिक जिलों
की भौगोलिक अवस्थिति पर विचार करें। बिहार के मुंगेर और खगड़िया जिलों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज और स्लेट के निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है। तो बात क्या है? बिल्कुल गलत है। ये पता है क्या है गलत होने का कारण? ये है मुंगेर में मिलता है, लेकिन खगड़िया जो है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यह एक मैदानी एरिया है। क्या है? मैदानी एरिया है। यहाँ किसी भी प्रकार के मैग्नीज और स्लेट नहीं मिलता। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो फिर कथन सही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मुंगेर में मैग्नीज और स्लेट के निक्षेप देखने को मिलते हैं, लेकिन खगड़िया में नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे है गया और नवादा जिले उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक यानी माइका के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जो पेगमाइट चट्टानों से प्राप्त है। पेगमाइट चट्टानों से प्राप्त है जो अभ्रक जो है गया और नवादा जिले में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक, ये सही है, उत्पादन के लिए जाने जाते जो पेगमाइट चट्टान के से प्राप्त जो अभ्रक है ना, जो गया नवादा जिला में जो अभ्रक तैयार हो रहा है, वो कौन से चट्टान से बन रहा मिल रहा है? पेगमाइट चट्टान। क्या बोलेंगे? पेगमाइट चट्टान। क्या बोलेंगे? पेगमाइट चट्टान से। आगे है रोहतास का आमझोर क्षेत्र। रोहतास का आमझोर क्षेत्र पायराइट्स के उत्पादन में पायराइट्स के उत्पादन में पूरे भारत में एकाधिकार रखता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है। तो ध्यान देना बाबू, एकाधिकार मतलब एक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र जो पैरासाइट पूरा तैयार करता है रोहतास, जो आमझर रोहतास के अमझोर क्षेत्र में जो उत्पादन होता है पैरासाइट का, और एक पायराइट क्या बोल देते हैं हम? पायराइट है ना। पायराइट का जो उत्पादन हो रहा है कहाँ हो रहा है? रोहतास के अमझर क्षेत्र में। कहाँ हो रहा है? अमझोर क्षेत्र में। अमझोर लिखा है, अमझोर क्षेत्र में पायराइट्स का उत्पादन हो रहा है। और ये जो है कि ध्यान देना क्या है, पूरे भारत में एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन भारत में ही कर रहा है पायराइट्स। और इसका उपयोग जो है कि सल्फ्यूरिक एसिड में, आई बैटरी में इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही इस्तेमाल के काम में आता है ये पायराइट है ना। पायराइट अमझोर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? अमझोर क्षेत्र। कैमूर और रोहतास की पहाड़ के कैमूर, तो ये बात सही है। और यहाँ पर और देखेंगे कैमूर और रोहतास की, अरे भाई ये गलत है भाई, ये गलत है, यहाँ पर के वजह से क्या है? गलत है। आगे है कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में बेहतरीन किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में, यदि हम कैमूर और रोहतास की पहाड़ी पर बात करें तो बेहतरीन किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण बंजारी और डेहरी ओनसोन के से सीमेंट विकसित होता है। डेहरी ओनसोन से सीमेंट विकसित होता है। तो कहेंगे कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में बेहतरीन चूना पत्थर पाया जाता है। लाइमस्टोन वहां पाया जाता है। यही लाइमस्टोन क्या करता है? सीमेंट उद्योग को विकसित कर रहा है ना, जिसके कारण बंजारी और डेहरी ओनसोन में सीमेंट उद्योग विकसित हुए। किसके कारण? यही चूना पत्थर जो कैमूर और रोहतास की पहाड़ी में मिल रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है, इसके वजह से। उसके बाद है जमुई जिले का करमटिया क्षेत्र हाल में वर्षों में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के संकेतों का कारण अत्यधिक चर्चा में रहा। जमुई क्षेत्र, हाँ जमुई क्षेत्र में ध्यान देगा बाबू, यहाँ सोने का भंडार होता है। जमुई क्षेत्र में, यहीं गए थे ना, जमुई क्षेत्र में करमटिया क्षेत्र, जो जमुई जिले का करमटिया क्षेत्र हाल ही के वर्षों में देश के सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार के संकेतों के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा है। ये बात सही है। यहाँ पर कौन गलत हो जाएगा? तो पहला गलत होगा, 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
4 हुआ। बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोहों और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करें। बिहार में ऐतिहासिक विद्रोह हुए हैं, इससे बड़ी बड़ी प्रश्न आता है। ऐतिहासिक विद्रोह हुए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका पर विचार करना है। ब्रिटिश काल के प्रारंभ के दौर में सोरा का उत्पादन से जुड़े नौनिया समुदाय द्वारा बिहार में नौनिया विद्रोह किया गया। तो ये बात सही है कि जब ब्रिटिश काल के प्रारंभ के दौर में सोरा उत्पादन के लिए, ध्यान देगा, सोरा उत्पादन के लिए जुड़े नौनिया समुदाय, क्या बोलेंगे, नौनिया समुदाय द्वारा बिहार में नौनिया विद्रोह हुआ। हम तो शुरू में पढ़ रहे थे ना, हम नौनिया हम इधर समझ गए नौनिया, नौनिया विद्रोह, हालांकि नौनिया एक जनजाति है जी, समुदाय है ना, एक जाति है नौनिया, और सोरा उत्पादन से जुड़े हुए हैं बिहार में। नौनिया विद्रोह कब हुआ था? 1780, यानी 1770 से 1800, अरे यार 1770 से 1800 के में किया गया था ये, है ना। अब मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के बर्तन, ये अपने में ध्यान देना है, पीतल के बर्तनों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए जाने के विरोध में लोटा विद्रोह हुआ और 1856 में किया गया। ये लोटा विद्रोह अभी ये वाला एग्जाम में आया था, दरोगा वाला, लोटा विद्रोह। ई में से बहुते प्रश्न, खाली धैर्य से पढ़ेगा ना, हम 10 गो सेट बना रहे हैं, 10 गो सेट बना देंगे ना तो बहुते प्रश्न कवरेज किया जा सकता है। खाली इतने से डायरेक्ट नहीं पूछता है, तुमको समझना पड़ेगा। आजकल सोचता है ना कि कोई कि पढ़ ले वही आ जाए, वही नहीं आएगा, आप समझने की जरूरत पड़ेगा। चीज यही में से कुछ रहेगा, तुमको पकड़ना होगा कि कौन गलत है कौन सही है। अब सोचो लोटा विद्रोह हुआ क्या था कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों में पहले मिलता था, पता है, पीतल के लोटा में पानी। लेकिन वहां जेलर साहब ने क्या कर दिया ना, एक कानून लाया था और उसमें ऐसा कर दिया कि मिट्टी के बर्तन में पानी दे रहा था। और जो कैदी था वो कहता था कि मिट्टी के बर्तन जो हम लोग पवित्र मतलब अशुद्ध मानते हैं, मिट्टी जूठा हो जाता है। तो एक बार पीता था ना तो फिर उसका इस्तेमाल भी नहीं होता था। अब हुआ का कम भी पड़ जाता था। आई पीतलवा के लोटवा था ना तो उसको धो धो करके अपन जो वो जेल में जो कैदी है वो अपना साफ सुथरा करके रख ले रहता था। इसलिए एक बार पूरा विद्रोह हो गया। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो कहेंगे कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था, पहला बात। दूसरा है पीतल के बर्तन के स्थान पर मिट्टी के बर्तन के लिए हुआ था, दो बात हो गया। लोटा विद्रोह नाम दिया गया कब हुआ था? 1856 में। कोई चीज नया नया पढ़ो ना कभी कभी तो लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। अभी समझो कि नया हम दिख रहे हैं, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह तो जानते थे पहले से, लेकिन नोनिया विद्रोह नहीं जानते थे। हम सोचे कि पेपर तैयार करते हैं तब मिलेगा, देखा जाएगा। लेकिन ये सब बातें सही है, हम जानबूझ करके सही लिए हैं। अभी 1855 से 56 में सिंधु, कान्हो, चांद और भैरव के नेतृत्व में प्रसिद्ध संथाली विद्रोह हुआ, जिसका प्रसार भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों यानी कि तक था, दामिन ए कोह तक था। हाँ, दामिन ए कोह तक था, यानी कि जिसका प्रसार यानी कि जो विद्रोह हुआ ना भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों तक हुआ। तो एक बार तो ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में, क्या बताएंगे? क्या है? भागलपुर में। इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 56, देखो, सिंधु, कोन्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ये नाम आ रहा है बाबू, संथाल विद्रोह। पूछता है कि कब हुआ था? 55-56 याद है? 57 में हुआ था, 1857 की क्रांति, उसके ठीक 1 साल पहले। तो याद हो जाएगा ना इसे। वो है 1870 से 1870 से 1800,
महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला सफल प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रथा, हालांकि चीज को पहले वाला भी स्लाइड में आया है, 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जरूरी नील की खेती के विरोध में किया गया था। नील की खेती होता था ना तो जमीन क्या हो जाता था, बंजर, है ना, बंजर हो जाता, कमजोर हो जाता था, उपजाऊ नहीं रहता था। लेकिन कह रहा था क्या कि जेकर 1 बीघा जमीन, 1 बीघा में 3 कट्ठा जरूरी लगाना है, जिससे किसान परेशान था। अब यहां पर क्या है, हाँ तो ये बात सही। आगे है 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में एक जंगल है जिसका नाम है आजाद दस्ता, जंगलों में आजाद दस्ता का गठन किया था। नेपाल के जंगलों में आजाद दस्ता का गठन किया था और जयप्रकाश हजारीबाग जेल से भागकर, तो हजारीबाग जेल हो जाएगा। कब 42 में, जब चल रहा था देश में भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर ये बात क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये बात क्या है, सही है। बिहार के भौगोलिक संरचना और जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में हम बात करेंगे कि कौन बातें सही है और कौन बातें गलत है। ध्यान से देखना, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 194,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार के टोटल एरिया फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, 2.86% है। व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, हालांकि एक बार बता रहे थे जो जलवायु के वर्गीकरण के लिए अलग अलग लोग भूगोलवेत्ता आए हैं, बताए हैं जलवायु के बारे में, तो उसी में से एक है व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का अधिकांश भाग CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो इनके अनुसार है ना, वर्गीकरण के अनुसार व्लादिमीर कोपेन उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार, ये पूरा बिहार है तो उत्तर बिहार क्या है, CWG के उत्तर बिहार का अधिकांश भाग CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, तो आता है CWG, क्या बोलेंगे, उत्तरी बिहार, है ना, अधिकांश कह दिया मतलब मैक्सिमम हो गया। उत्तरी बिहार जो है CWG, क्या बोलेंगे, CWG। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जितना पढ़ते हैं ना, कोशिश उतने याद करे के रखते हैं, ज्यादा नहीं, कम से कम उतने करेंगे तो ना फिर अगला कुछ नया पढ़ेंगे तो फिर उसको याद रखने के प्रयास करेंगे। इसी तरह से डेटा को ज्यादा सेव किया जाता है। तो व्लादिमीर कोपेन, क्या बोलेंगे, व्लादिमीर कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश उत्तरी बिहार को CWG जलवायु के अंतर्गत क्या किया गया, नामित किया गया है। आगे बिहार के मैदानी भागों का निर्माण मुख्य रूप से गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो बिहार में जो मैदानी इलाका बना है ना, वो गंगा नदी में लाए गए और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है ना, जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। आगे है बिहार का सबसे उत्तरी हिस्सा शिवालिक, बिहार के सबसे उत्तरी हिस्सा शिवालिक श्रेणी का अंग है, जिसे शिवालिक जो है सबसे उत्तरी हिस्सा जो है, बिहार के सबसे उत्तरी हिस्सा, ऐसे देखेगा तो बिहार इस तरह से संरचना दिखाई देता है। कुछ वर्गाकार, ये जो है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये हिस्सा क्या है,
ये सबसे उत्तरी हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का अंग है जिसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी विभाजित करता है ना। बिहार का सबसे उत्तरी हिस्सा शिवालिक पर्वत श्रेणी का अंग है जिसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी में विभाजित किया जाता है। इस चीज को 3 रूप में बांट दिया जाता है, यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 रूप में बांट दिया जाता है। एक का नाम होता है रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी और तीसरा दून घाटी। यहाँ पर है बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर हम ऐसे बांट दें तो दक्षिण पश्चिम मानसून कने होगा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से होने वाली बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है और किशनगंज जिला राज्य में सबसे अधिक वर्षा कराती है। क्या बोल रहा है उधर? दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से चलेगा, अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। किशनगंज जिला राज्य में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये तो बात सही है, नहीं ये बात सही है कि किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। ध्यान देना यहाँ पर, ये बात भी सही है। इसमें दिया गया हर एक पॉइंट क्या है, सही है। यहाँ पर ध्यान देना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, यानी कि जो बंगाल की ओर से जो वायु चलेगा ना, उससे होता है किशनगंज में सबसे ज्यादा है बारिश। और किशनगंज कहाँ होता है? एक किशनगंज है। हालांकि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट रहेगा ना तो फिगर, अब जब लाएंगे ना क्वेश्चन तो फिगर लेके आएंगे, साइड में फिगर रहेगा, कौन कहाँ पर है, पोजीशन को दिखाते चलेंगे। अभी इस बार को अभी चलाते हैं, तो इसमें सब बात क्या है, इंपॉर्टेंट है और सही है। उसके बाद है प्रकाश के विभिन्न भौतिक गुणों और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कुछ बातें दिया गया है। इसमें दिखाना है कि कौन बातें सही है और कौन गलत है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। ये बराबर एग्जाम में पूछ रहा है, ये सतर्क रहना है बात पर। आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता, अब जैसा है वैसे ही रहता है, माध्यम कुछ भी हो। बात समझ में आ रहा है? माध्यम कुछ भी हो, वेग और तरंग दैर्घ्य बदलते ही, मामूली बातें हैं। अभी तक हम कौन कौन पढ़ रहे थे? आ रहे संविधान पढ़ रहे, भूगोल पढ़ रहे, फिर इतिहास पढ़ लिए, फिर यहाँ आगे लगाओ सेट जा करके, देखो मारो कितना हम नंबर बढ़ता है कि नहीं। आगे है तारों का टिमटिमाना, वेग और ये बदल जाता है, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तारों का टिमटिमाना और पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के सबसे प्रमुख उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के क्या चीज का उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाना, ये भी बात क्या है, सही है ना। ये क्या है? सघन माध्यम में विरल माध्यम। मान के चलो ये हवा है ना, आई क्या है? पानी है, और ऐसे प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है यहां से। अब कह रहा है क्या कि क्या, परावर्तन प्रकाश की सघन माध्यम से, सघन माध्यम तो ऊपर बनाना पड़ेगा है ना, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होता है? अधिक होना अनिवार्य है, तो अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर पानी बदलना होगा, हमें पानी ऊपर लेना होगा।
है ना, पानी ऊपर लेंगे तो हवा कैसे जाएगा, फिर कांच उठाना पड़ेगा, है ना, कांच से फिर देखना पड़ेगा। तो ये चीज समझना है अभी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना अनिवार्य होता है। आगे है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आईना जो है दरार का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी का उदाहरण होता है, देखिएगा रोड पर कभी कभी जो है कि पानी जैसा लगेगा, रोडवा के आगे पानी है, जब चलेगा ना दोपहर में तो लगता है कि पानी है आगे, बहुत कुछ दूर तक जाएंगे तो पानी नहीं रहता है। ये सब इसी के कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आधुनिक आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त एंडोस्कोपी और संचार व्यवस्था में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर दूरसंचार में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है और आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त एंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कार्बन के विभिन्न अपरूपों और उनकी संरचनात्मक विशेषताओं पर विचार कीजिए। हीरा, हीरा जो है डायमंड कार्बन का एक अत्यंत शुद्ध और प्राकृतिक रूप है जिसे कठोर क्रिस्टलीय अपरूप जिसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो ये बात सही है, हीरा का जो संरचना है चतुष्फलकीय होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है, और ये शुद्ध कार्बन का शुद्ध और प्राकृतिक रूप है। ये कठोर भी होता है कि नहीं, ये सबसे कठोर क्रिस्टलीय स्वरूप दिखाता है हीरा। आगे हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसकी संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता। कारण क्या है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय परतीय होती है और यह मुलायम और स्नेहक के रूप में कार्य करती है। तो ग्रेफाइट में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का क्या होता है, बेहतरीन सुचालक का उदाहरण है। यानी कि इसमें करंट फ्लो होता है, उष्मा भी और विद्युत भी। और यहाँ पर एक बात और समझना है कि षष्ठ यहाँ पर है, ग्रेफाइट जो है ना इस षष्ठ कोणीय होता है और हीरा चतुष्फलकीय, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो हीरा हम लिखते हैं ऐसे ही, है ना, हीरा लिखेंगे ही आरा। कितना अक्षर है, 2 अक्षर, 2 अक्षर है तो 4 कर देंगे, है ना, चतुष्फलकीय 2 दूनी 4 कर देंगे, है ना। ग्रेफाइट है तो षष्ठ हो जाएगा ना, तो फिर एक हीरा निकाल लेंगे ना तो पढ़ ले हैं तो याद आ जाता है षष्ठफलकीय होगा, क्योंकि आजकल ऐसे ही संबंध बना रहा है, चतुष्फलकीय षष्ठफलकीय ये होता है वो होता है, थोड़ा थोड़ा भी ऐसा ऐसा पॉइंट डालता है कि तू जान रहा है, लेकिन अगर भुलाल रहा है तो फिर एक के चलते पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर है ग्रेफाइट, अब सोचो मान के चलो कि एग्जाम में दे दिया, हमको ये 2-3 लाइन याद है, 5 लाइन में 2 लाइन याद है, फिर भी हम गलत न करके आएंगे, सही हो जाएगा का? अब अगर एक लाइन वाला भी रहे और वही बतिया याद है तो फिर 100% श्योर हो जाता है सही। यहाँ पर है फ्लोरीन, फ्लोरीन C16, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितना होता है, 60 होता है। कार्बन का एक गोलाकार अपरूप है जिसकी प्रकृति फुटबॉल के समान होती है, इसे बक मिस्टन फ्लोरीन कहा जाता है। मिस्टन फ्लोरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बक फ्लोरीन। ये कहीं ना पढ़ाते, पता है इस सेट में आया था ना, सब पढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना मिलता नहीं मिलता, टाइम बढ़ते जा रहा था। देख लेना 1-2 और प्रकाशन की किताब तुम लोग के बार बार करे खरीद करके सेट लगा लो। जब तक अपने से भी मेहनत नहीं करेगा तो कोई के मार्गदर्शन से भी पूरा काम होने वाला नहीं है। हम रहे या कोई भी रहे, जब तक अपने से भी मेहनत नहीं करेगा कोई फायदा होने वाला नहीं है, बात मान के चलो। कोई काम को सरल करता है, शिक्षक के काम है चीज़ों को सरल करना, प्रेजेंट करना, वो चीज़ जो लग रहा है कि छूट रहा है, पकड़ नहीं रहे हैं,
है ना। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके निकलने वाले हार्मोन्स पर विचार करना है। अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि शरीर के सभी अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है ना। इसलिए पीयूष ग्रंथियों को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण जिसके निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। इसकी कमी से यदि ग्वाइटर हो जाएगा यानी घेंघा रोग हो जाएगा, यदि आयोडीन की बॉडी में कमी होगा। ये बात सही है। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रीनेलिन हार्मोन को लरो या ओरो हार्मोन कहा जाता है। कई बार फ्लाइट क्या है, फाइट और फ्लाइट किसको कहते हैं, एड्रीनल हार्मोन को किसको कहते हैं। हाँ, अब एड्रीनल हार्मोन कहां से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से, एड्रीनल ग्रंथि से। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, समझ में आ रहा है ना। ये बीटा कोशिकाओं से क्या होता है बाबू, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से कुछ हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता है शर्करा को ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये कम पड़ जाता है। आगे देखेंगे, पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की जैविक घड़ी की संज्ञा दिया गया है। जैविक घड़ी, पिनियल ग्रंथि, क्या बोलेंगे, पिनियल ग्रंथि, जैविक घड़ी पिनियल ग्रंथि को कहते हैं। और ये मेलाटोनिक हार्मोन स्राव करती है। पिनियल ग्रंथि क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करती है, स्राव करती है। मेलाटोनिन हार्मोन के क्या करती है, स्राव करती है। तो आज हम इतने प्रश्न पर बात किए और ऐसे ही बने रहिए। हम हर चीज को धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। एक दिन में कुछ हुआ नहीं है और एक दिन में हो भी कैसे जाएगा। अभी ये उसके लिए स्पेशल है जो पढ़ा है, जो विद्यार्थी पढ़ा नहीं उसके लिए ये शायद बाउंस कर रहा होगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद। और है क्या, नहीं।